मनोहर मनोज पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश की समकालीन परिस्थिति में अलग अलग जगहों पर जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनका नया नामकरण इस डिजिटल एज में जेन जेड जेन जी, तरह तरह के नए नए नामकरण और उपमान दिए जा रहे हैं, वो गोलबंद हो रहे हैं। और उनको जो फौरी जो उनमें जो एक्साइटमेंट या रोष या असंतोष जो उभर कर सामने आ रहा है, वो है कि अलग अलग सरकारी परीक्षाओं में धांधली, कभी पेपर लीक, तो कभी क्वेश्चन की गलती, तो कोई अलग अलग तरीके की अनियमितता। और भारत में जितने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो अलग अलग एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, की नीट और इंजीनियरिंग की JEE और एडवांस IIT की परीक्षाएं शामिल हैं, बल्कि हायर स्टडीज की UGC की जो तमाम परीक्षाएं हैं वह भी शामिल है। इतना ही नहीं, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC और उसके नीचे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, और स्टेट लेवल पर जो उनके दो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और उसके नीचे जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है स्टेट लेवल पर, उनके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं। इसके अलावा कई जगह कंपनीज डायरेक्ट एग्जाम लिया करती हैं। रेलवे का अपना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड, करीब 22 या 25 उनके रीजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो अपने एग्जाम लेते हैं। तो पिछले 7, 8, 10 सालों में जो एक क्यूमुलेटिव जो असंतोष जो पनपा, आज वह अलग अलग आंदोलन की शक्ल में आया। अभी जो एक पार्टी जो बनी कॉकरोच जनता पार्टी, जो इस डिजिटल एज में जो बड़े उटपटांग नाम आप रखें तो आप मार्केट में चल जाते हैं, वही प्रयोग राजनीतिक दलों के नामकरण में, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी बात पर एक कॉकरोच का नाम दिया और रातों रात उसके नाम पर पार्टी बना दी गई। यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ पर तहलका मच जाए, उस चीज़ को लोग नोटिस लेने लगे, आजकल वही जो है बाजार में चलने की गारंटी बन जाती है। और वह कॉकरोच जनता पार्टी ने इसी मुद्दे को बुलाया। शुरू में उस पर नोटिस नहीं लिया गया, लेकिन जब वह इस पर कंसिस्टेंटली इस पर प्रोटेस्ट करने को एक तरह से कंपेल्ड हुई या उन्होंने डिटरमिन्ड हुए, तो कहीं ना कहीं जितने ये पेपर लीक हुए हैं उनको परीक्षाओं को रद्द करना, या उन पेपर लीक की वजह से कई स्टूडेंट के द्वारा आत्महत्या करना, शिक्षा मंत्री का जो है एक तरह से उनसे इस्तीफा मांगना, और न केवल ये सेंटर लेवल पे बल्कि स्टेट लेवल पर भी हमने देखा, अलग अलग राज्यों में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में, और कहीं न कहीं कानों कान और देखते देखते लोगों में एक असंतोष सुलग जाता है। दोस्तों, इन सारे मुद्दों के अगर बुनियाद में आप जाएं, जड़ों पर जाएं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसे लेकर आंदोलन हुआ, इसे लेकर के मीडिया में सुर्खियाँ बनी, तभी ये मुद्दा महत्वपूर्ण है या लोगों की जहमत को उकेरता है, ऐसा नहीं है। ये मुद्दाएं हमेशा चलायमान हैं और इस सिस्टम में हमेशा मौजूद हैं, जिसमें शिक्षा का सवाल, जिसमें रोजगार का सवाल, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सवाल, जिसमें संगठित क्षेत्र बनाम असंगठित क्षेत्र का सवाल, जिसमें तकनीकी बेरोजगार से लेकर के सामान्य शिक्षित बेरोजगार का सवाल, जिसमें दिहाड़ी मजदूरों की बेरोजगारी का सवाल, जिसमें कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर के अलग अलग जो समस्याएं हैं उनका सवाल, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बनाम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सवाल। तो इस तरीके के जो अलग अलग सेक्शन हैं, विडंबना ये है कि हमारे इस देश में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ समानता स्वतंत्रता का संवैधानिक उद्घोष किया गया है, वहाँ की मूल प्रस्तावना अवसर की समानता वो सिस्टम में, न लेटर में, न स्प्रिट में हमेशा नदारत है। और मिला जुला करके केवल 2-3 पॉलिटिकल नैरेटिव में शामिल है। एक तो आरक्षण का मुद्दा, और दूसरा कि सरकारी नौकरी बनाम निजी नौकरी में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकारों के द्वारा अलग अलग नैरेटिव बनाना। अब चूंकि हम लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी से मुख्य तौर पे चालित होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं वोट बैंक से संचालित होती है।
जो उनका अपना वोट बैंक होता है, जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनका कास्ट वोट बैंक होता है, सत्ता में आने के बाद उन्हें वो कहीं ना कहीं खुश करने का काम करते हैं। तो जो नौकरियां दी जाती हैं उस नौकरियों में पक्षपात, धांधली या अपने समर्थकों को रेवड़ी बांटना, ये काम बिल्कुल भारतीय लोकतंत्र में आम है। तो दोस्तों, इस आंदोलन के बहाने ये जो मुद्दा बना है, जिस पर आज नेशनल डिबेट हो रहा है, पब्लिक डिबेट हो रहा है, क्योंकि उसे पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं, मीडिया में ज़्यादा जिक्र होता है, सत्तारूढ़ दल से लेकर के विपक्ष दोनों बड़े जो है संजीदगी के साथ उन मुद्दों में इंटरेस्ट लेता है, तो बातें जो है सबके लिए चर्चा की विषय बन जाती है। लेकिन आप अगर मूल में जाएं तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो शिक्षा की ही भारत में कई दुनिया है, और उसी शिक्षा की व्यवस्था से देश में गैर बराबरी की शुरुआत हो जाती है। जो वंशानुगत गैर बराबरी है उस पर तो चलिए हमारा वश नहीं, लेकिन जो सिस्टम जनित जो गैर बराबरी है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शिक्षा से होती है, कहीं ना कहीं रोजगार के पैटर्न से होती है, कहीं ना कहीं हमारी श्रम नीति से होती है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य की नीति से होती है। तो आज जो स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें कई स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट के बहाने अपने भविष्य की, राजनीति की, कैरियर का एक तरह से अबुझ चेहरा भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने विगत में भी देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल लीडर बने आप पार्टी के आंदोलन के जरिए, कैसे कन्हैया कुमार जेएनयू के जरिए वो आंदोलन के नेता बने। अब कांग्रेस जनता पार्टी के जरिए 3-4 नाम के जहन में आ गए हैं जो भविष्य के नेता वो बनेंगे, या तो उनकी इच्छा होगी या उस तरीके से हमारा देश का लोकतंत्र उनके लिए राह बनाएगा और उनके राजनीतिक कैरियर का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये तो अलग मुद्दा है। जो मैंने अपनी किताब में कहा है कि देश में पॉलिटिकल नर्सरी, पॉलिटिकल लीडरशिप की एक नर्सरी का एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीका बनना चाहिए। उसके लिए किसी जंतर मंतर के आंदोलन या किसी मुद्दे की तलाश या किसी घटनाक्रम की तलाश के चक्कर में फिर वो नेता बने जिसका कोई सिर पाँव न पता चले, तो ये मुझे समझ से परे लगता है। हमें हर चीज़ का एक कहीं ना कहीं एक पौध और एक पाठशाला और एक नर्सरी जो है विकसित करनी चाहिए। बहरहाल जो ये आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में हमारे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वह क्यों नहीं देश में एक बराबर की, एक अवसर की, समानता की शुरुआत करती है। सवाल केवल भाषा और मीडियम का नहीं है, सवाल है कि इस तरीके की शिक्षा दी जाए जो हर तरह के व्यक्ति को एक इन्वायरमेंट दे, एक परिवेश दे और उनकी सलाहियत को विकसित करे। अलग अलग टैलेंट, अलग अलग प्रतिभा, अलग अलग अवसर और अलग अलग उसका इकोसिस्टम, उसके जरिए भी अलग अलग जो है आदमी का जो है अपना शैक्षिक व्यक्तित्व तैयार होता है, उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा में एक गैर बराबरी तो है ही। फिर हम रोजगार के सवाल पर आते हैं कि हमारे देश में पिछले 40 सालों में, बल्कि पहले से ही आज़ादी के समय से मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रचलन है और आज तो कॉरपोरेट का दौर है। कहीं ना कहीं ज़्यादा अर्थव्यवस्था में जिसका निवेश होता है उसी में रोजगार की संभावना भी बनती है। लेकिन हमारे देश में सरकारी नौकरी सबकी पसंद है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में जो श्रम के जितने कंडीशंस हैं, जितने लेबर लॉज हैं, वो इतने उदार बने हैं कि वह निजी क्षेत्र की तुलना में सबको ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो जब हम इस देश में मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर के चलते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मतलब कि दो पिलर के बीच में हम अर्थव्यवस्था के मेरुदंड को आगे चला रहे हैं, तो ऐसे में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, एक समान परिवेश, वह श्रम नीति के मामले में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं हायरिंग, फायरिंग या तमाम वर्किंग कंडीशन या तमाम रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो सरकारी क्षेत्र में लागू है वही निजी क्षेत्र में भी क्यों नहीं होता? निजी क्षेत्र में जो वर्क ऑडिट होती है, जो फायरिंग होती है, जहाँ पर कि नॉन वर्क कल्चर का माहौल नहीं दिखता है, वही चीज़ सरकारी क्षेत्र में क्यों नहीं लागू किया जाए? तो फिर जो है हमारे यहाँ सरकारी और निजी के बीच की जो गैर बराबरी है वह कहीं ना कहीं हमारे उम्मीदवारों में जो रोजगार के इच्छुक हैं उनमें ये बात नहीं पनपती कि हमें सरकारी चाहिए और निजी नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जब सरकारी क्षेत्र में रोजगारों की बात आती है तो उसमें एक नया सवाल आता है आरक्षण का।
यानी कि देश में सामाजिक न्याय और अवसर की समानता को लेकर के यह कहा गया कि जो हजारों साल से पिछड़े थे उन्हें कहीं न कहीं एक विशेष अवसर दिया जाए, और वह विशेष अवसर आरक्षण के बहाने हमारे देश के पॉलिटिकल नैरेटिव में पिछले करीब 80 सालों से मौजूद है, और इस आधार पर देश में अगड़े और पिछड़े की सामाजिक न्याय की राजनीति परवान चढ़ती है। लेकिन विडंबना यह है कि इसमें देश का जो 80% जो वंचित तबका है या सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है, उसमें केवल चंद लोग जो कि पढ़ लिख पा रहे हैं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पहले से पढ़ने लिखने की है, वो इस अवसर का फायदा उठाते हैं जो आरक्षण के जरिए मिलता है। और दूसरी बात, जबकि पहले मैंने कहा कि जब निजी क्षेत्र का दौर है और ज़्यादा नौकरियां उसी में आ रही हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार तमाम तरीकों से, चाहे वो इंटर्नशिप के बहाने हो या स्कॉलरशिप के बहाने हो या अप्रेंटिसशिप के बहाने हो, 3 करोड़ नौकरियों को पैदा करने की बात जब करती है तो उसमें सरकारी क्षेत्र नहीं होते, प्राइवेट सेक्टर होते हैं। और हमारी जो ये आरक्षण की नीति है, इसका प्राइवेट सेक्टर से कोई लेना देना नहीं, केवल सरकारी क्षेत्र में वो आरक्षण की नीति लागू। आरक्षण की नीति कोई बहुत साइंटिफिक नीति नहीं है, और न ही देश के सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े बहुसंख्यक लोगों के ये हितों की गारंटी है। उनके हितों की गारंटी उनके मास एम्पावरमेंट में है, जो कि अगले 50 सालों के कार्यक्रम में टाइम बाउंड तरीके से उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा सकता है। लेकिन आरक्षण इतना सेंसिटिव और एक हॉट केक सब्जेक्ट है जिसे लेकर के उस पर कोई रिव्यू करना नहीं चाहता, और जो क्रीमी लेयर है, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से या थोड़ा पहले से जो नौकरी प्राप्त लोग हैं, वो इस फायदे को नहीं हटाना चाहते, और इस फायदे के जरिए वह एक ऐसा भाव पैदा करते हैं कि 80% लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है या उनको उस अवसर से मरहूम किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के रोजगार के इकोसिस्टम में जब प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा रोल अदा करते हैं, तो फिर वह आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी क्यों नहीं लागू किया।